वेलकम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। हम पढ़ रहे हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में आज हम चैप्टर 4 में सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सेल्स के बारे में, जिसमें सेल थ्योरी, सेल्स क्या होती हैं, कोशिकाएं क्या होती हैं, इसके अलावा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स और उनमें क्या डिफरेंस होता है उनके बारे में। साथ ही हमने सेल्स के टाइप व सेल्स की साइज के आधार पर हमने अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं को जाना है। आज हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल से जानेंगे। यहाँ फर्स्ट में आपको दो सेल दिखाई दे रही होगी। ये जो आपको ये बीच में न्यूक्लियस है और जो ये कवर किया हुआ रहता है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। या हम इसको दूसरे डायग्राम में देखें तो दूसरे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो इसकी जो ये कवरिंग, ये चारों तरफ से जो कवर करके रख रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन है। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज जो हम इसमें बात करने वाले हैं उसमें इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग की वास्तव में सेल किस तरह से होती है, सेल मेम्ब्रेन किस तरह से होती है, उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। टेक्निक यूज फॉर स्टडी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कौन सी तकनीक जो कि सेल मेम्ब्रेन की स्टडी में काम में ली जाती है। टाइप्स ऑफ पोर्स प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, उनके कितने कैसे कैसे प्रकार होते हैं। स्टडी मटेरियल फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए हमें मटेरियल कहाँ से लेना है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिसमें हम लोग सेल मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले कंपोनेंट्स को जानेंगे। यानी सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली किस प्रकार के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, उन्हीं के बारे में डिटेल से जानेंगे। शुरू करते हैं इसको। ओके, सबसे पहले हम अगर सेल मेम्ब्रेन को देखना चाहें तो सेल मेम्ब्रेन एक लिविंग स्ट्रक्चर है, जीवित कोशिका है, विच इज दैट इज सराउंडेड साइटोप्लाज्म, जो कि सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, जैसे यहाँ पर ये जो ये अंदर भरा हुआ मटेरियल है, लिक्विड मटेरियल है, वो इसका साइटोप्लाज्म होता है। और जो अपनी सेल मेम्ब्रेन है, ये इसको चारों तरफ से उसको कवर करके रख रही है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को, जो सेल का ये इंटरनल एनवायरनमेंट और सेल के आउटर का एनवायरनमेंट, सेल के अंदर और बाहर के वातावरण को अलग करने का काम करती है। एंड क्रिएटिंग ए सेल बाउंड्री, और एक सेल की बाउंड्री डिसाइड कर रही है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें इसमें कि जब शुरू में जब यहाँ नाम दिया गया था तो इनको अलग अलग तरीके से नामों से जाना जाता है। प्लाज्मा लीमा जो नाम दिया गया है वो जेक्यू प्लोव वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। इन्होंने 1831 में ये नाम दिया। ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन जो नाम दिया गया था वो सी नगेली, जो हिस्टोलॉजी पे काम कर रहे थे, एन सी क्रैमर, 1855 में इन्होंने ये नाम दिए। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज जानना चाहें या हम इसको उसके फिजियोलॉजी के आधार पर जानना चाहें तो ये इस तरह से है कि इज ए डायनेमिक मेम्ब्रेन। ये कोई स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है, ये डायनेमिक है, परिवर्तनशील मेम्ब्रेन है। विच हेल्प इन सच एक्टिविटीज जैसे कि सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी, सिग्नलिंग, सेल आइडेंटिटी, सेल एडिशन एंड कम्युनिकेशन। हम मीनिंग ये है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक डायनेमिक स्ट्रक्चर है जो कि सेलेक्टिवली परमिएबिलिटी नेचर अपना प्रॉपर्टी रखती है, सिग्नलिंग करने में आसानी होती है, यानी वो सिग्नल एक सेल से दूसरी सेल या अपनी सेल के अंदर वाले जो मॉलिक्यूल्स को मैसेज देना होता है वो सेल मेम्ब्रेन वो फंक्शन करती है। सेल की आइडेंटिटी बनाने का काम सेल मेम्ब्रेन ही करती है। सेल एडिशन, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने का काम सेल मेम्ब्रेन ही करती है। एंड कम्युनिकेशन, एक सेल को दूसरे सेल से कम्युनिकेट करने का काम सेल मेम्ब्रेन करती है। अगर इसको दूसरे तरीके से हम देखें तो जो मेम्ब्रेन्स है वो दूसरे ऑर्गेनेल्स में पाई जाते हैं, यानी जो हमारे सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिकांग हैं, उनके ऊपर भी पाई जाती है।
लेकिन उनमें और सेल के जो बाहरी कवरिंग जो है, इनमें पाए जाने वाले कंपोजिशन में डिफरेंस होता है, इनमें अंतर पाया जाता है। हम लोग जो यहाँ पर हमारा मेन फोकस रहेगा वो सेल की जो कवरिंग है उसको हम लोग आधार मान के ये पढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करें टेक्निक यूज फॉर स्टडी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ऐसी टेक्निक जिसको यूज़ करते हुए हम लोग सेल मेम्ब्रेन की स्टडी की जा सके। तो इसके लिए दो टेक्निक है, फर्स्ट है एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड या टेक्निक, और दूसरा है फ्रिज फ्रैक्चर मेथड, जिसकी सहायता से हमें जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी स्ट्रक्चर को हम लोग आसानी से देख सकते हैं। ओके, अब ये तो मेथड्स हो गए, लेकिन अब मान लीजिए कि फ्रिज फ्रैक्चर मेथड के बाद में हम इसमें क्या करते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको बहुत ही निम्न तापमान पर हम इसको फ्रीज करते हैं और उसके बाद में इसके स्लाइस करते हैं, टुकड़े करते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर में रख के फिर इसकी स्टडी करते हैं। तो जो माइक्रोस्कोप होता है पर्टिकुलर, हमें पता है कि दो सिंपल प्रकार के माइक्रोस्कोप होते हैं, वन इज सिंपल एंड दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके भी प्रकार होते हैं, जैसे सैम है जिसको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और दूसरा जो हमारे पास माइक्रोस्कोप है टैम, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो हम सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम जो काम में लेते हैं वो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इसकी सहायता से हम लोग देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन को। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो पोर्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो पोर्स पाए जाते हैं उनके बारे में देखो। एक सेल जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो खुद अगर चारों तरफ से पैक हो जाएगी तो वो दूसरी सेल से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी, सिग्नल को पास नहीं कर पाएगी। तो सेल्स के बाहर के सेल्स की सरफेस के, या हम कहें सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, जिससे कि कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर आ सकते हैं, कुछ मॉलिक्यूल बाहर जा सकते हैं, कुछ को रोका जा सकता है। कई तरीके से अलग अलग प्रकार के पोर्स पाए जाते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसके साथ साथ अगर हम दो सेल के गैप की बात करें, इंटरसेल्यूलर स्पेस देखें एनिमल सेल में, तो ये 10 एंगस्ट्रॉम से 150 एंगस्ट्रॉम ये रेंज में है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि किस तरह की सेल्स है। एपिथेलियम सेल्स पाई जाएगी, उपकला उत्तक पाई जाएगी तो वहाँ अंतर कम पाया जाता है। लूज टिश्यू पाया जाता है जहाँ पर, वहाँ पर स्पेस बढ़ जाता है। ओके, अगर हम लोग थिकनेस की बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो यानी जो सेल मेम्ब्रेन की जो मोटाई होती है वो उस मोटाई के संदर्भ में बात करें तो वो भी एक रेंज में होती है। वो डिपेंड करेगी अलग अलग सेल्स की, कौन सा सेल्स क्या काम कर रही है उस पर डिपेंड करती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है वो 60 to 100 एंगस्ट्रॉम इसकी थिकनेस होती है, या हम कह सकते हैं डायमीटर होता है इसका। टाइप्स ऑफ पोर्स की बात करें, यानी छिद्रों के प्रकारों की बात करें, तो यहाँ पर 5 प्रकार के पोर्स पाए जाते हैं। पहला है स्ट्रक्चरल पोर्स, सेकेंड है डायनेमिक पोर्स, थर्ड है इंटीग्रल पोर्स, नेक्स्ट है प्रोटीन पोर्स, एंड लास्ट वन आइनोपोर्स। ये डिफरेंट टाइप के पोर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो स्टडी मटेरियल फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। अगर हमें सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करनी है तो हमें कौन सा मटेरियल लेना चाहिए। तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन के बाद में पता चला कि सबसे आसान और हम इजीली जिसमें स्टडी कर सकते हैं उनमें से है, ये कुछ एग्जांपल है हमारे सामने जिससे हम लोग आसानी से सेल मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हम लें तो लीवर सेल ऑफ मेमल्स, स्तनधारियों की मेमल यकृत की कोशिकाएं। दूसरी है मसल सेल्स, अमीबा जिसको प्रोटोजोन्स में सम्मिलित है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। एग ऑफ सी अर्चिन एक एनिमल्स है जिसके एग को लेके हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की स्टडी आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट आरबीसी सबसे अच्छा सोर्स माना गया है सेल मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स। क्योंकि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, केंद्रक एब्सेंट होता है, साथ ही साथ दूसरे कोशिकांग भी
इनमें अनुपस्थित होते हैं। इस कारण इसमें से जो सेल मेम्ब्रेन है उसको सेपरेट करना, उसको उसमें अलग करना आसान रहता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें तो कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिस पे हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। तो हम जानते हैं कि जो डिफरेंट सेल है डिफरेंट मोलिकुलर कंटेंट इन सेल मेम्ब्रेन। डिफरेंट टाइप की जो सेल्स होती है उनमें जो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है उनमें वेरिएशन होता है, उनमें अंतर पाया जाता है। वो चाहे सेल के लेवल पे बात कर सकते हैं या स्पीसीज लेवल पे बात कर सकते हैं। मींस एक ह्यूमन बीइंग्स में भी अलग अलग प्रकार की सेल्स पाई जा रही है। अलग अलग प्रकार की सेल्स उसमें पाए जाने वाले सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट के आधार पर भी होता है। ओके, अब ये जो सेल मेम्ब्रेन में जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उसमें मेन 2 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, प्रोटीन एंड लिपिड्स। अब ये जो प्रोटीन और लिपिड्स कंटेंट जो पाए जाते हैं उनमें उनकी क्वांटिटी या उनका नेचर, यानी वो किस तरह के प्रेजेंट होते हैं। जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन क्वांटिटी में कितना हो सकता है, क्या 40% है प्लाज्म सेल मेम्ब्रेन में, क्या 50% है, क्या 60% है। या हम बात करें लिपिड के बारे में, लिपिड 40% है, 30% है, 50% है, ये तो उसकी क्वांटिटी होगी। अब नेचर, सबसे पहले हम प्रोटीन को ले तो नेचर मीन्स उस प्रोटीन किस नेचर का होगा, उसमें किस तरह के अमीनो एसिड जुड़े हुए रहेंगे, उसके आधार पर हम इसको अलग अलग सेल्स अलग अलग प्रकार की सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन रखती है, यानी यहाँ कोई फिक्स प्रकार का कंपोजिशन नहीं पाया जाता है। ओके, सेल मेम्ब्रेन में जो कंपोजिशन होता है उसमें मेन 3 कंपोनेंट हैं यहाँ पर। फर्स्ट है लिपिड, सेकंड है प्रोटीन एंड थर्ड है कार्बोहाइड्रेट। लिपिड जो कंपोजिशन होता है वो रेंज में होता है 30 to 80%, यानी किसी सेल्स में ये 30% भी हो सकता है टोटल जितने भी कंपोनेंट है उनमें, और किसी कोई ऐसी सेल होगी जिसकी सेल मेम्ब्रेन में ये 80% तक भी हो सकता है। दूसरा जो हमारे पास प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन मॉलिक्यूल 80 to 70% तक हो सकते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे सेल मेम्ब्रेन होगी जिसमें 40% हो सकता है, 50%, 40, 50, 60, 70 तक, 70% तक ये हो सकता है। नेक्स्ट एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये लिपिड एंड प्रोटीन की तुलना में कम मात्रा में पाया जाता है, लगभग 1 से 3%, 1 to 3% में ये पाया जाता है। ओके, यहाँ पर देखो हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे ये कुछ अलग अलग प्रकार की सेल मेम्ब्रेन्स हैं, जैसे माइलिन शीथ है, आरबीसी है और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। दो प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया में 2 प्रकार की मेम्ब्रेन है, एक बाहर की तरफ पाई जाती है, दूसरी अंदर की तरफ। यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बारे में। देखो जो माइलिन शीथ है वहाँ लिपिड कंटेंट 70%, 79% पाया जाता है। 79 मीन्स यहाँ पर लिपिड कंटेंट ज़्यादा है। प्रोटीन को देखें तो प्रोटीन 18% है और कार्बोहाइड्रेट 3% है, मीन्स यहाँ पर लिपिड कंटेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे ही हम आरबीसी को देखें, ह्यूमन आरबीसी को, तो इसमें 40% लिपिड पाया जाता है, 52% प्रोटीन पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट्स 4% पाया जाता है। मीन्स यहाँ पर आरबीसी में प्रोटीन कंपोनेंट ज़्यादा पाया जाता है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को देखें तो यहाँ पर लिपिड कंटेंट 24% में होता है। इसके अलावा जो प्रोटीन कंटेंट है वो 76 है और कार्बोहाइड्रेट्स में लगभग नहीं के बराबर पाया जाता है। मीनिंग, ऑल ओवर मीनिंग ये है कि कोई फिक्स कंटेंट नहीं पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लिपिड सिर्फ 30% ही पाया जाएगा या 50% ही पाया जाएगा, ये डिपेंड करेगा सेल की फंक्शनलिटी पे, सेल किस तरह के फंक्शन करती है। मान लीजिए किसी प्रोटीन किसी सेल को सिग्नलिंग ज़्यादा करनी पड़ती होगी तो उसमें जो रिसेप्टर पाए जाएंगे वो मॉलिक्यूल ज़्यादा पाए जाएंगे। रिसेप्टर जो बनते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं तो उनमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होगा उन प्रकार की सेल में, सेल की सेल मेम्ब्रेन में। ओके, तो हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम 3 कंपोनेंट में सबसे पहले ले रहे हैं लिपिड मॉलिक्यूल। जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो लिपिड है वो बाई लेयर के रूप में पाया जाता है। मीनिंग ये है, ये जैसे आपको यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, एक लिपिड का ये मॉलिक्यूल है, ऐसे ही इस तरफ यहाँ दूसरी तरफ भी इस प्रकार का मॉलिक्यूल पाया जाता है।
इस तरह ये अरेंज रहती है। इसके 2 लीफलेट्स हो गए, एक लीफ ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। फॉस्फोलिपिड के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हेड पार्ट और दूसरा होता है टेल पार्ट। जो आपको हेड पार्ट दिखाई दे रहा है ये हेड पार्ट है, जो आपको टेल दिखाई दे रहा है ये टेल पार्ट है। मीन्स टेल यहाँ पर 2 पाई जाती है। टेल आपको 2 दिखाई दे रही है, ये 2 टेल है। अब जो हेड पार्ट है फॉर लिपिड का वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक मीन्स हाइड्रो से वाटर से मीनिंग है और फिलिक जो लव करने वाला, यानी उसमें डिजोल्व होने वाला, यानी ये वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं या वाटर में डिजोल्व होने वाला भाग है। दूर या जिसको पोलर एंड भी कहते हैं, पोलर जिसको हिंदी में ध्रुवीय कहते हैं। यानी जैसे हम कहते हैं ना ध्रुवीय को ही डिजोल्व कर सकते हैं, अध्रुवीय को डिजोल्व कर सकते हैं, उसी आधार पर ये काम करते हैं। दूसरा जो भाग है हाइड्रोफोबिक, यानी जो पानी से दूर भागता है, यानी डरता है, या इसको नॉन पोलर भी कहते हैं, जिसमें पोलरिटी, जिस मॉलिक्यूल्स में पोलरिटी नहीं पाई जाती है। जैसे ही हमने यहाँ पर ये एक लिपिड मॉलिक्यूल है ये, ओके, ये जो लिपिड मॉलिक्यूल है वो बनता है ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल के साथ 2 फैटी एसिड की जो आपको चेन दिखाई दे रही है, ये 2 फैटी एसिड की चेन है, दोनों फैटी एसिड की चेन है, वो यही चेन है, ये इस तरह जुड़ी हुई रहती है। और जो ऊपर का जो भाग दिखाई दे रहा है ये गोल गोल, ये भाग है इसका, ये भाग, ओके। यानी ये जो टेल, सॉरी, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये टेल जो है, ये इधर दिखाई दे रहा है, ये दोनों फैटी एसिड की लॉन्ग चेन है। ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है राउंड फॉर्म में, ये पोलर भाग है या हेड भाग है, ये इन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। यानी ये ग्लिसरॉल, फॉस्फेट और एल्कोहल, एल्कोहल ग्रुप जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये अलग अलग प्रकार का होने से ये लिपिड के जो टाइप्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे इसको देखें तो हम लोग, जैसे जो हमारा जो पूरा जो लिपिड कंपोनेंट्स है, जो सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड पाया जाता है वो 3 प्रकार का है। पहला जो आपको दिखाई दे रहा है जो फॉस्फोलिपिड है, दूसरा जो भाग है वो ग्लाइकोलिपिड है, और थर्ड जो भाग है वो स्टिरोल है। सबसे पहले हम लें फॉस्फोलिपिड को। जो फॉस्फोलिपिड है उसमें अभी हमने जब देखा था ये, इसमें जो हमने देखा था कि जो फॉस्फोलिपिड में जो ये एल्कोहल कंटेंट है, इसकी ब्रांच अलग अलग होने की वजह से ये जो लिपिड मॉलिक्यूल है इसको अलग अलग तरीके से नाम देते हैं। यानी ग्लिसरॉल समान रहेगा, फैटी एसिड अलग अलग प्रकार के जुड़े रहेंगे, फॉस्फेट ये जुड़ा रहेगा, और एल्कोहल इस ग्रुप के अलग से जुड़ने की वजह से इसको अलग अलग तरीके से नाम दिया गया है। जैसे यहाँ पर नाम दिया गया है फॉस्फोलिपिड के, यहाँ पर 2 टाइप्स हमें दिखाई दे रहे हैं। पहला है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और जो दूसरा टाइप है वो स्पिंगोफॉस्फोलिपिड। अच्छा, जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है उसमें ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है, और स्पिंगोफॉस्फोलिपिड में स्पिंगोसिन लिपिड मॉलिक्यूल पाया जा रहा है, स्पिंगोसिन पाया जा रहा है। अब जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है उसमें जो हमने जब बात की थी, जो उसका जो एल्कोहल भाग है उस पे अगर सेरीन ग्रुप जुड़ता है तो उसको हम कहते हैं फॉस्फोटाइडिल सेरीन। ये एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है। ऐसे ही अगर इथेनोलैमीन जुड़ता है एल्कोहल के स्थान पर तो उसको नाम देते हैं फॉस्फोटाइडिल इथेनोलैमाइन, जिसको शॉर्ट में पीई नाम देते हैं। नेक्स्ट, अगर वहाँ पर कोलिन मॉलिक्यूल जुड़ता है तो जिसको शॉर्ट में पीसी कह रहे हैं, फॉस्फोटाइडिल कोलिन मॉलिक्यूल बन जाता है। पीआई फॉस्फोटाइडिल इनोसिटोल, क्योंकि वहाँ पर ग्रुप इनोसिटोल जुड़ता है। यानी जो हमारे पास एल्कोहल ग्रुप था वहाँ पर सेरीन जुड़ सकता है, इथेनोलैमीन जुड़ सकता है, कोलिन जुड़ सकता है और इनोसिटोल जुड़ सकता है। इसके आधार पर हमने ये
फॉस्फेटाइडिल सेरीन बनता है अगर सेरीन जुड़ता है तो, अगर इथेनोलेमिन जुड़ता है तो फॉस्फेटाइडिल इथेनोलेमिन बनता है, कोलिन जुड़ता है तो फॉस्फेटाइडिल कोलिन का फॉर्मेशन होता है, और आइनोसिटोल बनता है तो फॉस्फेटाइडिल आइनोसिटोल का फॉर्मेशन होता है। ये तो हो गया फॉस्फोलिपिड में ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के टाइप। अब हम फॉस्फोलिपिड में स्पिंगोफॉस्फोलिपिड की बात करें तो वहां पर जो हमारा ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल था उसकी जगह स्पिंगोसिन मॉलिक्यूल जुड़ता है, जिस वजह से ये अलग कैटेगरी में किया हुआ है, और इसके एग्जांपल है स्पिंगोमाइलिन। ओके, दूसरा लिपिड का जो हमारे पास टाइप है वो है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड, देखो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन जो किया हुआ है ऐसा नहीं है कि ये लिपिड का क्लासिफिकेशन है, ये वो क्लासिफिकेशन है जो कि सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं उसका आधार पर ये क्लासिफाई किया हुआ है। ओके, तो जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो ग्लाइकोलिपिड है। ग्लाइकोलिपिड मीन्स यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड मॉलिक्यूल दोनों आपस में जुड़ के ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट वन जो हमारा मॉलिक्यूल है वो है स्टीरोल, जिसकी हम लोग बात करेंगे। ये है हमारा स्टीरोल मॉलिक्यूल। एक एक को पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लेते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड ये सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट है, ये हम जान चुके हैं, मेन कंपोनेंट है। ये स्ट्रक्चरल स्केलेटन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चरल मतलब मेन कंपोनेंट बना रहा है, इसलिए इसको स्केलेटन नाम दे रहे हैं। इसके बगैर सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होना पॉसिबल नहीं है। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड लिक्विडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की जो प्रॉपर्टी होती है वो इसको लिक्विडिटी, फ्लूइडिटी या इसमें मोशन जो मूवमेंट करने की जो मॉलिक्यूल जो प्रोवाइड कराते हैं वो फॉस्फोलिपिड ही मॉलिक्यूल है जो इसको ये प्रॉपर्टीज प्रदान करते हैं। देखो हमारे पास अभी कुछ मॉलिक्यूल्स थे जैसे कोलिन थे, ग्लिसरॉल, सेरीन, स्पिंगोमाइलिन, ग्लाइकोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल। हम एक जनरल आइडिया देख रहे हैं कि जैसे ह्यूमन इरिथ्रोसाइट है यानी ह्यूमन की आरबीसी है, उसमें जो कंटेंट पाया जाता है वो इस तरह से पाए जाते हैं, इस तरह से ह्यूमन की, मनुष्य की जो आरबीसी है उसमें पाए जा रहे हैं। ऐसे ही जो नर्व सेल है माइलिन, उसमें इस तरह के कंपोजिशन पाए जाते हैं। बीफ के माइटोकॉन्ड्रिया में इस तरह से, ई कोलाई में इस तरह से। इनको बताने का बस मीनिंग यही है कि इनकी जो कैटेगरी है जो आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें पाएंगे कि जो फॉस्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल्स है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाएंगे जितने भी लिपिड मॉलिक्यूल है उनमें, और रिमेनिंग कम अमाउंट में पाए जाएंगे। जैसे ग्लाइकोलिपिड है कम अमाउंट में पाया जाएगा, स्टीरोल है कम अमाउंट में पाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करें तो ग्लाइकोलिपिड। अभी हमने बात की थी कि जो ग्लाइकोलिपिड है वो कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड के आपस में मिलने से बनता है, जिसको अब हम कहें कि जो ग्लाइकोलिपिड कहाँ पर पाया जाएगा तो वो पाया जाएगा जो आउटर लीफलेट है, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन की जो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन पाई जा रही है उसके ऊपर पाई जाती है। अभी हम पिक्चर देखेंगे, आउटर लीफलेट ऑफ सेल मेम्ब्रेन उस पर पाई जाएगी। कार्बोहाइड्रेट्स कोवेलेंटली अटैच विथ लिपिड, ये जो इनके बीच में जो बॉन्ड रहता है कार्बोहाइड्रेट्स प्लस लिपिड के बीच में वो कोवेलेंटली जुड़े रहते हैं, यानी इजीली हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स के यहाँ पर एग्जांपल जैसे सेरिब्रोसाइड एंड गैंग्लियोसाइड, ये इसके एग्जांपल हैं। नेक्स्ट हम बात करें लिपिड में स्टीरोल मॉलिक्यूल की। सबसे पहले हमने फॉस्फोलिपिड देखा, इसके बाद में हमने देखा ग्लाइकोलिपिड, एंड थर्ड वन है हमारे पास मॉलिक्यूल स्टीरोल है। तीनों प्रकार के मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन में पाए जा रहे हैं। अब जो स्टीरोल है ये भी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। अब जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो मॉलिक्यूल है वो जो बेसिक इनमें स्ट्रक्चर पाई जाती है, इनकी जो स्ट्रक्चर रहती है इस प्रकार की एक रिंगनुमा संरचना स्टीरोल की पाई जाती है। अब इनमें एडिशनली जो ग्रुप होगा, जैसे कोई यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ सकता है, आगे किसी चेन का फॉर्मेशन, आगे यहाँ पर कोई ग्रुप जुड़ सकता है, इसके आधार पर हमने इनके मॉलिक्यूल्स को डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एनिमल सेल में ही पाया जाता है। ऐसे ही दूसरे प्रकार का जो स्ट्रोल अर्गेस्ट्रोल है वो फंगाई में पाया जाता है।
फाइटोस्टेरोल के एक्चुअली बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। यहाँ बेसिकली जैसे सिटास्टेरोल है, कैम्पेस्टेरोल है, स्टिग्मोस्टेरोल है, ये कुछ फाइटोस्टेरोल के एग्जांपल्स हैं। ओके, अब जो कोलेस्ट्रॉल जो मॉलिक्यूल है जो एनिमल सेल की सेल मेम्ब्रेन में पाया जा रहा है, वो सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, यानी उसकी जो मोबिलिटी है उसको कम मूव कराने का कार्य करता है। अब हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में जो कोलेस्ट्रॉल है वो एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है, उनकी जगह होपेनोइड्स पाए जाते हैं, और ये होपेनोइड जो स्ट्रक्चर हैं वो उनकी मेम्ब्रेन्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, स्थिरता प्रोवाइड करवाता है। ओके, अब हम लिपिड से आगे बढ़ें तो ये एक सेल मेम्ब्रेन है, जैसे सेल मेम्ब्रेन का हमने थोड़ा सा पार्ट लिया हुआ है, ये सेल मेम्ब्रेन का ये वाला हिस्सा लिया हुआ है, इसको इस तरह से दिखाया हुआ है। हम इसको ये मान के चल रहे हैं कि ये सेल का बाहर का एनवायरनमेंट है और ये सेल के अंदर का एनवायरनमेंट, यानी सेल के इंटीरियर की बात है, ये इनर सरफेस ऑफ सेल, और जो ये आउटर सरफेस है, बाहर वाला भाग है, ये हमारे ये लिपिड की बाइलेयर है, एक लेयर ये रही और दूसरी लेयर यहाँ पर है, ये बाइलेयर है। इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं ये फैटी एसिड दो पाए जाते हैं, दो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ये इसके पोलर भाग है, जिसमें पोलर भाग में हमने देखा था कि इसमें अल्कोहल ग्रुप होता है, ग्लिसरॉल हो सकता है और फॉस्फेट पार्ट होता है। अब यहाँ पर जो ग्लाइकोलिपिड है उसका फॉर्मेशन ऐसे हो रहा है, जो हमारा ये लिपिड मॉलिक्यूल है, ये लिपिड मॉलिक्यूल है, इसके साथ में ये कार्बोहाइड्रेट्स की चेन जुड़ी हुई है, ये चेन है ना, ये कार्बोहाइड्रेट्स की है, ये इससे मिलकर ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होता है। और जो हमारा स्टीरोल लास्ट वन मॉलिक्यूल्स हैं वो इन जो पोलर एंड है उसके पास में जुड़ा हुआ रहता है, इनके बीच में फंसा हुआ रहता है, ताकि इनकी मोबिलिटी जो इधर से इधर उधर मूव करते हैं, इनकी मोबिलिटी को थोड़ा कम करने का प्रयास करते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल बीच में फंसा हुआ रहता है। इस सेल मेम्ब्रेन में ऐसा नहीं है कि ये सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट हो चुकी है, इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी पाए जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स और पाए जाएंगे। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि इसमें लिपिड कंटेंट इसी तरह पाया जा रहा है। अब हम बात करें लिपिड मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की। जो हमारी मेम्ब्रेन थी उसमें जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं उसके मूवमेंट किस तरह से होते हैं, तो हमने ये जान लिया कि लिपिड बाइलेयर इज ए फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स, बाइलेयर के रूप में पाई जा रही है और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स है। ये दो चीज़ हम तो जान चुके हैं, यानी ये कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है कि एक जगह स्थिर रह जाएगी, ये थोड़ा मूव करते रहते हैं। ये मूवमेंट किस लिए होता है? लिपिड मॉलिक्यूल्स मूव विद इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू फॉलोइंग मोशन। जो लिपिड मॉलिक्यूल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में ही मूवमेंट करते रहते हैं, और जो उनके मूवमेंट के जो टाइप्स हैं वो निम्न हैं। जैसे पहला जो मूवमेंट है, जैसे रोटेशनल मूवमेंट है, रोटेशनल मूवमेंट मीन दे रोटेट इन ओवन एक्सिस, खुद की एक्सिस के ऊपर ही वो रोटेट करते रहते हैं। जैसे ये हमारे यहाँ पर ये खुद की एक्सिस पे ये एक लिपिड मॉलिक्यूल है, ये खुद की एक्सिस पे रोटेट करेगा और इसको डिटेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस के थ्रू। हम इसको पता कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल खुद की एक्सिस पे घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। इस मेथड के थ्रू हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कौन से मूवमेंट चल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है रोटेशनल मूवमेंट से हम रोटेशनल मूवमेंट है। दूसरा जो मूवमेंट है वो हमारे पास लेटरल मूवमेंट है। लेटरल मूवमेंट समझ में आ रहा है कि ये लेटरल साइड में इस तरफ या इस तरफ, दोनों तरफ से मूव कर सकता है, जिसमें विद इन मोनोलेयर भी हो सकता है ये। तो इसको अगर हम लोग डिटेक्ट करना है तो एक मेथड इस्तेमाल किया जाता है फ्रैप, जिसको कहते हैं फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। फोटो ब्लीचिंग जो टेक्निक होते हैं उसमें क्या करते हैं, जैसे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल को हम लोग किसी डाई से या किसी फ्लोरेसेंस से हम लोग उसको फ्लोरेसेंस लगा देते हैं,
तो वो उससे कलर से हमें पता चल जाएगा। अब वो जैसे मूवमेंट करेगा तो हमें उसकी लोकेशन पता चल जाएगा। इस टेक्निक में हम लोग ब्लीच करने का काम करते हैं। जैसे एक बार पूरी सेल मेम्ब्रेन को हमने फ्लोरोसेंस कर दिया, फिर कुछ पर्टिकुलर भाग पे हमने वो फ्लोरोसेंस जो उसमें जो लाइट जल रही थी उसको हमने ब्लीच कर दिया, बंद कर दिया वहाँ, और उसके बाद में कुछ समय बाद में हम देखेंगे कि तो फिर से उस पार्ट में जिसको हमने ब्लीच किया था उस पार्ट में भी वापस लाइट यानी फ्लोरोसेंस दिखाई दे रहा है। तब इसको नाम दिया गया फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो एक जगह स्थिर नहीं रह रहे, वो मूव करते रहते हैं, चारों दोनों तरफ मूव करते रहते हैं, इसलिए इसको ये लेटरल मूवमेंट है। नेक्स्ट और लास्ट वन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में बात करें तो फ्लिप फ्लॉप एंड ट्रांसवर्स मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप मतलब एक मोनोलेयर, जैसे यहाँ पर ये है एक मोनोलेयर है, ये मोनोलेयर है एक, और दूसरी नीचे जो मोनोलेयर है, ये दोनों मोनोलेयर एक दूसरे से ट्रांसवर्सली ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर मूवमेंट करते हैं। इसमें लिपिड मॉलिक्यूल, ये हमने पढ़ा मूवमेंट ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल। ये 3 टाइप के थे, रोटेशनल, लेटरल एंड फ्लिप फ्लॉप। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉस्फोलिपिड, यानी फॉस्फोलिपिड का डिस्ट्रीब्यूशन सेल मेम्ब्रेन में किस तरह पाया जाता है। तो हम अगर मॉलिक्यूल के डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्री का आशय यहाँ पर ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन की ये दोनों मोनोलेयर है, इनमें फॉस्फोलिपिड का वितरण समान प्रकार से नहीं पाया जाता है, यानी असमान प्रकार का वितरण पाया जाता है। तो इसमें देखें तो आउटर मोनोलेयर में स्पिंगोमाइलिन एंड फॉस्फोटाइडिल कोलिन यानी SMN PC, ये दोनों मॉलिक्यूल ये बाहर वाली जो मोनोलेयर मेम्ब्रेन है इसमें रिच मात्रा में पाए जाते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स की तुलना में। अगर इनर मोनोलेयर की बात करें, इस लेयर की बात करें, तो इसमें फॉस्फोटाइडिल इनोसिटोल PI, PS फॉस्फोटाइडिल सेरिन एंड PE फॉस्फोटाइडिल आइनोसिटोल रिच मात्रा में पाए जाते हैं कंपेयर टू आउटर मोनोलेयर। हालांकि सभी मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा अमाउंट में पाए जा रहे हैं, जो ज़्यादा मात्रा में पाए जा रहे हैं, उनके बारे में यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। नेक्स्ट, लिपिड के बाद में, मॉलिक्यूल्स के बाद में हमारे सेल मेम्ब्रेन में जो मेन कंपोनेंट के रूप में पाया जाता है वो है प्रोटीन। तो जो प्रोटीन्स के जो सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं वो 2 प्रकार पाए जाते हैं। पहला प्रकार होता है पेरिफेरल और दूसरा होता है इंटीग्रल। पेरिफेरल यानी जो परिधि पर पाया जाता है, जिसको एक्सट्रिंसिक भी कहते हैं, पेरिफेरल एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंटीग्रल जिसको इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ पाए जाते हैं। ओके, अगर हम इंट्रिंसिक प्रोटीन को देखें तो ये 2 तरीके से पाए जाते हैं, सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, मल्टी पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के रूप में पाए जाते हैं। एक एक को हम लोग देख रहे हैं। देखो ये ऑल ओवर सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है, जिसमें ये आपको प्रोटीन पार्ट दिखाई दे रहा होगा, ये बाहर की तरफ पाई जाने वाली प्रोटीन है पेरिफेरल प्रोटीन, और दूसरी जो प्रोटीन है वो इंटीग्रल प्रोटीन है। ये क्योंकि ये पूरी मेम्ब्रेन में धसी हुई रहती है। जो पेरिफेरल है वो बाहरी रूप से पाई जाती है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है, ये पेरिफेरल प्रोटीन। अब जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो पार्शियली भी हो सकती है, यानी पूरी तरह से नहीं होके आधे से प्रोटीन सबमर्ज कंडीशन में भी पाई जा सकती है। ओके, अगर ये प्रोटीन किसी कार्बोहाइड्रेट्स के साथ जुड़ती है तो ये फॉर्मेशन करती है ग्लाइकोप्रोटीन का। यहाँ पर जो ये आपको चेन जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये इस ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन के रूप में पाई जाती है। इनमें ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन स्ट्रक्चर पाई जाती है जो अल्फा प्रोटीन के रूप में पाए जा सकते हैं, अल्फा अमीनो एसिड के रूप में पाए जा सकते हैं। ये यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे ही अगर
ये लिपिड मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ये लिपिड बाइलेयर के है, उसके साथ में अगर कार्बोहाइड्रेट अटैच रहता है तो ये ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखें हम इसमें तो पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, यानी ये सेल मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर पाई जाती है। इनका जो अमाउंट होता है वो टोटल प्रोटीन का 20 से 30%, 20 to 30% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ लिपिड बाइलेयर, दोनों बाइलेयर के दोनों तरफ प्रेजेंट होती है, एंड अटैच विथ पोलर रीजन। और जो फॉस्फोलिपिड का जो ये पोलर रीजन था, ये वाला जो रीजन था उसके साथ में अटैच रहते हैं। इजी टू एक्सट्रैक्ट आउट फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनको आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग किया जा सकता है। दीज प्रोटीन आर फाउंड बाउंड टू मेम्ब्रेन्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इंटरेक्शन। जो मेम्ब्रेन है उसके साथ में ये दो बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोजन बॉन्ड या इंटरेक्शन के थ्रू ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। एग्जाम्पल में देखें तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन में उसमें पाए जाने वाला साइटोक्रोम सी प्रोटीन, वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का एग्जाम्पल है। दूसरा अगर स्पेक्ट्रिन और एंकाइरिन, ये दो प्रोटीन हैं जो कि आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। ये पेरिफेरल प्रोटीन के रूप में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा पार्ट हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन की बात करें तो ये प्रोटीन जो लिपिड बाइलेयर है उसके अंदर की तरफ धसे हुए रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं। ये एम्बेडेड पार्शियली भी हो सकते हैं, यानी आंशिक रूप से भी हो सकते हैं, और कंप्लीट भी हो सकते हैं। ये वाटर इंसोल्यूबल प्रोटीन है, क्योंकि ये अंदर धसे हुए रहेंगे तो जो फैटी एसिड की जो टेल है उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं, और फैटी एसिड की जो टेल रहता है उसका नेचर हाइड्रोफोबिक होता है। दीज टाइप ऑफ प्रोटीन मेड बॉन्ड विथ फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड के साथ बॉन्ड बना के पाए जाते हैं। इन नॉट इजी सेपरेटेड, इनको सेपरेट करना आसान नहीं है। यूज डिटर्जेंट और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फॉर सेपरेशन, इनको सेपरेट करने के लिए हम लोग डिटर्जेंट या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका जो परसेंटेज होता है कंट्रीब्यूशन 70 to 80% ऑफ टोटल प्रोटीन, यानी टोटल प्रोटीन में ये इतना अमाउंट में पाए जाते हैं। इनका नेचर एम्फीपैथिक होता है। एम्फीपैथिक कैसे? क्योंकि ये फैटी एसिड की टेल के साथ में तो इंटरेक्शन करते ही हैं, यानी वहाँ पर नॉन पोलर भाग पाया जाता है इनका, और जो दूसरा जो भाग होता है वो फॉस्फोलिपिड हेड के पास में इंटरेक्शन करता है, जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स के साथ मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन के एग्जाम्पल के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और रेटिना में पाए जाने वाला मॉलिक्यूल रोडोप्सिन, ये इंटीग्रल प्रोटीन के एग्जाम्पल है। अब थर्ड एंड लास्ट वन, पहले पढ़ा हमने लिपिड, सेकंड हमने प्रोटीन, और फिर हमने कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे कम अमाउंट में पाए जाने वाला कंपोनेंट्स है जो कि सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ये सेल मेम्ब्रेन में लगभग 2 to 10% में पाया जाता है, लगभग इतना अमाउंट में पाया जा रहा है। और ये भी डिपेंड करेगा कि किस प्रकार की सेल्स है, उनमें ये वेरिएट करेगा, वेरिएशन आएगा इसमें। मोर देन 90% ऑफ द मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स इज कोवैलेंटली लिंक टू प्रोटीन। लगभग 90% से अधिक जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और वो ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में पाया जाता है। या हम कहें दूसरे रूप में कि ग्लाइकोप्रोटीन जो पाया जाएगा वो लगभग 90% या उससे ज़्यादा पाया जाएगा। अगर हम दूसरा मॉलिक्यूल लें ग्लाइकोलिपिड, जो कि कार्बोहाइड्रेट के साथ में अगर लिपिड मॉलिक्यूल जुड़ता है तब फॉर्मेशन होता है। इसका अमाउंट 5 to 7 तक होता है, यानी ग्लाइकोप्रोटीन और अगर ग्लाइकोलिपिड की तुलना करें तो ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल ज़्यादा पाए जाते हैं। ये यहाँ पर हमें एक सेल मेम्ब्रेन का 3D हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये जो आपको ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है बाहर चेन के रूप में, ये चारों तरफ से, ये कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि ओलिगोसैकेराइड के रूप में यहाँ पर है। ये जो आपको ये प्रोटीन से बनी हुई चेन है, ये टनल के रूप में जो कि
इंटीग्रल प्रोटीन के रूप में पाई जा रही है। ये जो अंदर की तरफ पेरिफेरल प्रोटीन है, इनके बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है। ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं। ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है। जब लिपिड मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट के साथ में जब जुड़ा रहता है तो ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। जब कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल लिपिड प्रोटीन के साथ जुड़ा रहता है तो ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ये इसकी 3D स्ट्रक्चर्स है। ये पूरी कंप्लीटली सेल मेम्ब्रेन में धसी हुई स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये इसके अलग अलग तरीके से इसको दिखाया गया है। ये फॉस्फोलिपिड पार्ट है इसका। ये जितना भी ये मॉलिक्यूल्स जो आपको बॉल के समान दिखाई दे रहे हैं, ये फॉस्फोलिपिड है। ये फॉस्फोलिपिड की एक लेयर है और ये फॉस्फोलिपिड की दूसरी लेयर ही है। इस तरह से हम इसको समझते हैं। ओके, सबको धन्यवाद। थैंक यू।